हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर और आज के केमिस्ट्री की क्लास को आगे पढ़ते हैं। हमने कल जो पढ़ा था, कल के पहले जितने भी टॉपिक पढ़े थे उन टॉपिकों में हमने आपको ये बताया था कि विलयन की सांद्रता हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करने की विधियां क्या होती हैं। ठीक है, तो व्यक्त करने की हमने 9 विधियां पढ़ी थी। हमने उसकी परिभाषाओं को देखा था, उसके फॉर्मूले देखे थे। चैप्टर खत्म होते ही हम लोग उन पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक प्रारंभ हो रहा है, जो शुरू हो रहा है, ये एकदम नया है, जिसमें हम लोग विलयन के अणुसंख्यक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलयन के अणुसंख्यक गुण। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है विलयन के अणुसंख्यक गुण। विलयन के अणुसंख्यक गुण, हमें इसी टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अणुसंख्यक का मतलब क्या होता है, इसको जरा अगर हम संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो इसका निष्कर्ष हम ये पाएंगे, इसका मतलब होता है अणुओं की संख्या। बात समझ में? इसका एक सीधा सीधा पूरे विलयन के अणुसंख्यक गुण हेडिंग का जो मतलब निकल रहा है वो यही निकलता है कि विलयन का वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। लेकिन किसके अणुओं की संख्या पर, हम इसमें यही पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो देखिए, एक बात एकदम ध्यान में रखेंगे कि विलयन के अणुसंख्यक गुण तभी रिप्रेजेंट होंगे जब आपका विलेय पदार्थ, जो आपका विलेय हो, इसकी जो कंडीशन हो ये अवाष्पशील हो। क्या हो? अवाष्पशील हो। बात समझ में आई? ठीक है, अगर विलेय पदार्थ इस कंडीशन में नहीं है तो आपका ये अणुसंख्यक गुणधर्म व्यक्त नहीं कर पाएगा। क्लियर? ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपका विलयन होना चाहिए, जिसके आप अणुसंख्यक गुणधर्मों के विषय में बात करने वाले हैं, ये विलयन आपका तन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तन होना चाहिए। तो विलयन के अणुसंख्यक गुण के लिए ये दोनों चीजें आप प्रॉपरली याद रखें। अगर ये दोनों चीजें आपके विलयन में नहीं पाई जा रही हैं, तो आप इस विलयन के अणुसंख्यक गुणों को नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब जरा सा परिभाषा देते हैं। विलयन के अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? देखिए, विलयन का वह गुण जो विलेय के मोल प्रभाज या विलेय के अणुओं, परमाणुओं या उनकी कणों की संख्याओं पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? देखो भाई, मोल प्रभाज का मतलब क्या हो गया? मोलों की संख्या। मोल प्रभाज की परिभाषा में मोलों की संख्या के अलावा कोई अदर आता है? आप मोलों की संख्या जिस एलिमेंट का निकालना चाहते हो, जिस घटक का मोलों की संख्या निकालना चाहते हो, उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हो और कुल मोलों की संख्या का भाग करते हो। यानी दोनों ही तो मोलों की संख्याएं होती है जो अनुपात में होती है, रेशियो में होती हैं। तो वहां मोल प्रभाज का मतलब केवल और केवल मोलों की संख्या से होता है। क्लियर? तो हम ये कह रहे थे यहाँ पे कि विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो विलयन में उपस्थित घटक विलेय के मोल प्रभाज, अगर मोल प्रभाज कहा जा रहा हो तो उसका मतलब मोलों की विषय में बात की जा रही है। और मोल जो होता है, मैंने बताया था कि जब पदार्थों की गणनाएं हम कणों में करते हैं तो उन्हें मोल में लिखा जाता है। इसका मतलब जो दूसरी बात हमने कही थी कि विलेय के कणों पर निर्भर करती है, उसका मतलब तो मोल प्रभाज ही हुआ ना। तो जो विलयन होता है, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब ये होता है कि हमारा जो विलयन हो वो विलयन तन हो, लेकिन जो हमारा विलेय पदार्थ हो ये कैसा हो? अवाष्पशील हो। बात समझ में? इन दोनों को फॉलो करता हुआ अगर आपका कोई विलयन बना है, तब तो हम उसके अणुसंख्यक गुणों के विषय में बात कर सकते हैं। तो किसी विलयन का अणुसंख्यक गुण क्या होता है? विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं, परमाणुओं, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। उन गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुण कहते हैं। बात समझ में आई? और अगर विलयन इन कंडीशन पर बना हुआ है तो वो विलयन 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुण को व्यक्त करेगा। जिसमें से आपका पहला जो गुण होता है, जिसका नाम है परासरण तथा परासरण दाब। परासरण तथा परासरण दाब, ये हमारा पहला अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। ठीक है, जो दूसरा होता है ये होता है वाष्प दाब का अवनमन।
एंड जो तीसरा होता है हमारा ये होता है क्वथनांक का उन्नयन, एंड जो चौथा होता है ये होता है हिमांक का अवनमन। ये 4 प्रकार के गुणधर्म व्यक्त करता है। कब? जब आपका ये विलयन उस कंडीशन में बना हो जो अभी हमने बताया। कौन सा कंडीशन? कि विलयन आपका तनु होना चाहिए और इसमें जो आपका विलेय पदार्थ होना चाहिए ये अवाष्पशील होना चाहिए। बात समझ में? अगर विलयन इस कंडीशन में है तो विलयन के जो अणुसंख्यक गुण होंगे ये 4 प्रकार के रिप्रेजेंट होंगे, जिनमें से पहला आपका है परासरण तथा परासरण दाब। बात समझ में? जो दूसरा आपका होता है जिसे हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। और तीसरा जो होता है इसका मतलब होता है क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा जो होता है ये होता है आपका हिमांक का। किसी भी विलयन में अगर जो अभी हमने रूटीन बताया वो फॉलो कर रहा है, मतलब वो विलयन तनु है और उसमें जो आपका विलेय पदार्थ है ये अवाष्पशील है, तो वो 4 प्रकार के गुण अणुसंख्यक गुणधर्म व्यक्त करेगा। तो अणुसंख्यक गुण का मतलब होता है एक ऐसा गुण जो अणुओं की संख्या पर, कणों की संख्या पर, परमाणुओं की संख्या पर अर्थात मोल प्रभास पर निर्भर करे। बस समझ में आई? ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसका पहला गुण, पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं जिसका नाम है परासरण दाब, परासरण तथा परासरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परासरण की। परासरण होता क्या है? देखिए कोई विलयन हो, ठीक है, विलयन का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर का जो स्वतः प्रवाह होता है, अपने आप बहना जिसे कहते हैं। बात समझ में? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। बस समझ में? ठीक है। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को हम लोग परासरण कहते हैं। बस समझ में? ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं परासरण दाब क्या होता है। अभी हम ये पढ़ते हैं परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब के लिए हमें एक अदर एलिमेंट जानने की आवश्यकता है जिसका नाम है अर्ध पारगम्य झिल्ली या चर्म पत्र झिल्ली, ठीक है। जैसे हमारा स्किन होता है, ये ऊपरी सतह में बहुत सारे रोम छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का एक झिल्ली होता है, एग्जैक्ट इतने ही रोम छिद्रों का। बात समझ में? तो वो जो होता है उसी झिल्ली को हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली, या इसको चर्म पत्र झिल्ली भी कहा जाता है, जिसका काम होता है पृथक करना, अलग करना, विलयन से विलायक को अलग करना, इसी के द्वारा संभव हो पाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परासरण दाब क्या होता है। परासरण की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। बस समझ में? इसकी एक परिभाषा आप और ऐसे भी दे सकते हैं कि विलयन से शुद्ध विलायक की ओर बहना, जो विलयन हो, विलयन से शुद्ध विलायक की ओर बहना भी आपका स्वतः ये परासरण कहलाता है। अब ये इस परिभाषा पे हम जरा परासरण दाब को परिभाषित करते हैं। मान लेते हैं आपने एक विलयन बनाया हुआ है, ठीक है। ये विलयन में आपने बीचों बीच ऐसे एक चर्म पत्र झिल्ली लगा दी। ये आपका एक बीकर हो गया, एक पात्र हो गया। इस पात्र में आपने इसे बीचों बीच पूरे सतह को कवर करता हुआ, जैसे आपका ये कमरा है, अभी यहां से यहां तक एक चर्म पत्र झिल्ली लगा दी जाए, पूरा कवर करते हुए कि एक पार्ट ये बन जाए, दूसरा पार्ट ये बन जाए। इसी प्रकार से बीकर ये ले लिया गया और इस बीकर में क्या किया गया? बीच में एक चर्म पत्र झिल्ली लगा दी, ठीक है। अब आप एक विलयन बनाओ, लेकिन विलयन ध्यान में रख करके आप बनाएंगे कि वो इन गुणों को रिप्रेजेंट करे। तो ये गुण वो रिप्रेजेंट कैसे कर पाएगा? अभी हमने बताया आपको कि अगर आपका विलेय पदार्थ अवाष्पशील है, जो वाष्पित ना हो, अभी इसका हम रीजन आगे बताएंगे कि क्यों अवाष्पशील चाहिए, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई विलयन बना रहे हैं, इसी वक्त समझ लेते हैं, कोई विलयन बना रहे हैं, अब उसमें आपने जो विलेय पदार्थ मिलाया, अगर ये वाष्पित हो रहा है तो जो हमारा विलेय पदार्थ है, विलयन में से तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने पानी ले लिया, पानी में पेट्रोल मिला दिया, सपोज दैट, कल्पना करते हैं आपने पानी में क्या किया? पेट्रोल मिला दिया। पेट्रोल वाष्पित होता है,
दोनों के मिश्रण से, सपोज दैट, ये कल्पनात्मक रूप है, केवल संभव नहीं। अब पेट्रोल को पानी में आपने अच्छी तरीके से मिलाया और उसका एक विलेन बन गया। जो यहां पे पेट्रोल है ये आपका विलेय पदार्थ है, जो पानी है ये यहां विलायक, मान लेते हैं। अब यहां पे जो आपका पेट्रोल है ये तो वाष्पित होने का गुणधर्म रखता है और बहुत तीव्रता से, जरा सा टेम्परेचर पाएगा तुरंत वाष्पित हो जाएगा, कमरे के ताप पर भी वो वाष्पित हो जाता है। बस समझ रहे? तो पेट्रोल तो वाष्पित हो जाएगा विलयन से। अब विलयन में पेट्रोल का अस्तित्व कुछ है? नहीं है ना। अब खाली पानी बचा है, तो ये विलयन है? नहीं है, ये विलयन नहीं है। अब खाली यहां तो आपका विलायक बचा ना, जो विलेय पदार्थ है ये तो वाष्पित होकर के खत्म हो गया। बात समझ में आई? इसी कारणवश अब ये जब विलयन ही नहीं रह गया तो यहां से कोई वो गुणधर्म, कोई अणुसंख्यक गुणधर्म प्रदर्शित करेगा नहीं, क्योंकि अब वो एक महज विलायक रह गया। बात समझ में? इसीलिए हमारा जो विलेय पदार्थ होना चाहिए ये अवाष्पशील होना चाहिए, ताकि ये वाष्पित ना हो सके। क्लियर? तो ये आपने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में आपने बीचों बीच एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अब आप एक ऐसा विलयन बना रहे हैं जिसमें विलेय पदार्थ आपका कैसा हो? अवाष्पशील हो। बात समझ में? और इसमें जो हमारा विलयन बने ये तनु बने। इतने रूल को फॉलो करते हुए हमने एक विलयन बना लिया। ठीक, अब उस विलयन को हम यहां पे डाल देते हैं एक भाग, ये भर दिया हमने विलयन। कुछ समय के बाद, क्योंकि यहां अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक, और अर्धपारगम्य झिल्ली जहां भी होती है वहां पे परासरण की घटना होती है, वहां पे परासरण की घटना होती है। ठीक है, अब यहां जरा देखो आप, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा, आप देखेंगे कि इस विलयन से कुछ समय पश्चात विलायक, शुद्ध विलायक, उसमें विलेय का एक भी कण नहीं रहेगा। बात समझ में? उसमें विलेय पदार्थ का एक भी कण नहीं रहेगा। शुद्ध विलायक पृथक होकर के दूसरी साइड आ जाएगा। ठीक, ये तो परासरण की घटना के कारण हो गया। ये यहां आप जो देख रहे हैं ये किसके कारण हो गया? परासरण की घटना के कारण पृथक्करण हो गया इनका। विलयन से शुद्ध विलायक का पृथक्करण परासरण के द्वारा हो गया। अभी यहां पे भाई अगर ये विलयन में से विलायक निकल सकता है अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, तो पुनः प्रवेश भी तो कर सकता है, लेकिन नहीं कर। अरे भाई अगर हम यहां से एंटर कर सकते हैं तो हम यहां से निकल भी तो सकते हैं, लेकिन ये जाता नहीं, पुनः प्रवेश नहीं होता। उसका जो रीजन होता है वो होता है परासरण दाब। बस समझ नहीं? ठीक है, तो परासरण दाब क्या होता है? किसी विलयन से पृथक हुए शुद्ध विलायक को विलयन में पुनः प्रवेश होने से रोकने के लिए, किसी विलयन से पृथक हुए, अलग हुए विलायक को पुनः विलयन में प्रवेश होने से रोकने के लिए लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, एक बार पुनः समझते हैं। परासरण क्या होता है? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। ठीक है, और अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी विलयन से शुद्ध विलायक के पृथक होने के पश्चात विलायक का पुनः विलयन में प्रवेश रोकने के लिए लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, अगर विलयन आपका जो अभी रूल बताए इस रूल को फॉलो कर रहा है तो ये गुण रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में? ये गुण वो दिखाएगा, किसका किसका? परासरण का गुण दिखाएगा और वो परासरण दाब का गुण दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, परासरण से हमें बहुत लाभ भी होते हैं। ये जो घटना होती है इस घटना से बहुत लाभ होते हैं। अब लाभ क्या है जरा समझते हैं इसका। इसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको खेतों में छिड़काव करना है खाद का, तो उसके लिए आप एक विलयन बनाते हैं या मार्केट से विलयन मिलता है, खाद के रूप में रहता है। अब आप उसका छिड़काव कर देते हैं। मान लीजिए आपका विलयन कुछ इस प्रकार बनना है कि ये 4 लीटर पानी हो गया और ये 4 लीटर पानी में आपने किसी खाद का 2 किलोग्राम घोल मिला दिया। एक घोल बन गया, एक विलयन बन गया। अब आप क्या करते हैं? इस खाद का छिड़काव अपने फसलों में कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके फसल
आपने फसलों में इनका छिड़काव कर दिया, ये जाकर के नीचे यहां पे बैठ गए। ठीक है, अब इस स्थिति में जो हमारा फसल होता है, फसलों में भी एक प्रकार का लचीला पदार्थ पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, प्रत्येक पौधे में पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक पौधे में, भाई कोई पत्ता ले लो भी किसी का, उसके से निचोड़ो तो वो पानी निकलता है, द्रवीय पदार्थ निकलता है कि नहीं निकलता। तो हर पौधे में एक लिक्विड, एक विलेन पहले से उपस्थित होता है। तो ये जरा देखिए, यहां पे ये विलेन अगर शांत है, ठीक है, और ये जो पौधा है, पौधे में जो विलेन है ये आपका तनु है, तो होगा क्या यहाँ पे कि जैसे मनुष्यों में अर्धपारगम्य झिल्ली उनके स्किन के रूप में होती है, उनके स्किन के रूप में होती है। अच्छा एक बात बताओ, यहीं पे आप पराशरण की घटना को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जब काम करते हैं तो हम पहले तो पानी पीते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं तो वही पानी पसीने के थ्रू बाहर निकलता है, हमारे स्किन से बाहर निकलता है। तो जिस स्किन से वो निकलता है वही स्किन आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है, वही स्किन आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो क्या वो फिर से वो अंदर प्रवेश कर पाता है? नहीं कर पाता है। ठीक है, और ना करने का रीजन क्या होता है? पराशरण दाब होता है। वो पसीना जो निकलता है वो पुनः अंदर नहीं जा सकता, वो सूख जाता है, आपके इस वाष्पित हो जाता है, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं करता है। बात समझ रहे? तो यहां ऐसे होगा कि खाद्य को ये पौधे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, बात समझ रहे, लेकिन आकर्षित करने के बाद फिर उन्हें रिलीज नहीं करेंगे, क्यों ना फिर निकाल दें, क्योंकि तब वहां पराशरण दाब काम करता है और निकलने नहीं देता, पृथक नहीं होने देता। बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला अणुसंख्यक गुणधर्म। अभी हम बात करते हैं कि विलेन का अगला अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। तो विलेन के अगले अणुसंख्यक गुणधर्म का नाम है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, हमें पहले यह जानना है कि ये वाष्प दाब होता क्या है। ठीक है, तो वाष्प दाब की जो परिभाषा, चला इसको देखते हैं। देखिए, जिस ताप पर वाष्प दाब के लिए टेम्परेचर होता है, जिस ताप पर हमारा कोई द्रव और उसका वाष्प की अवस्था, द्रव और उसके वाष्प की अवस्था साम्य अवस्था में हो जाए, मतलब वाष्पन और द्रवण की प्रक्रिया एक दूसरे के बराबर हो जाए, बात समझ में, तो वही उसका वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। देखिए, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। पहली बात तो ये कि वाष्प दाब जो होता है, अभी जो हमने आपको बताया कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प तथा द्रव की अवस्था के मध्य साम्य की अवस्था आ जाए, तो उसी को हम लोग उसका वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब का अवनमन पढ़ना है। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन पढ़ना। जरा देखिए, मान लीजिए आप कोई विलेन बना रहे हैं। ठीक है, कोई विलेन बना रहे हैं, विलेन बनाने के लिए आप पुरानी कंडीशनों को लागू करेंगे तभी अणुसंख्यक गुणधर्म व्यक्त करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो यहां पे आप एक विलेन बना रहे हैं, तो विलेन, देखिए विलेन लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे अगर वो लिक्विड की अवस्था में नहीं है तो बताओ भैया द्रवण वाष्पन की प्रक्रिया होगी? कहां होगी? अगर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ठोस की अवस्था में आपने विलेन बना दिया, तो कहां वो द्रवण की प्रक्रिया करेगा? वहां वाष्प दाब का कोई काम ही नहीं है, वहां पराशरण तक भी नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ये तभी भी, हाँ एक कंडीशन और ये कंडीशन के रूप में आ गया कि विलेन आपका लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो आपने ले लिया शुद्ध विलायक। क्या ले लिया? शुद्ध विलायक। एक बात बताओ, विलायक की परिभाषा हमने बताई क्या कि विलयन के जिस घटक की भौतिक प्रावस्था स्वयं विलयन जैसी हो, और विलयन को किस स्थिति में रखना है, किस स्टेज में रखना है? लिक्विड फॉर्म में रखना है। तो विलायक अगर लिक्विड फॉर्म में है तभी आपका जो विलयन बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा, जो परिभाषा उसके शर्त पर। ठीक है, तो अब यहां पे ये हो गया विलायक, शुद्ध विलायक। अगर शुद्ध विलायक लिक्विड फॉर्म में है तो इसका खुद का अपना एक वाष्प दाब होगा कि नहीं होगा? निर्धारित तौर पे होगा।
भाई इसके भी जब आप इसे टेम्परेचर देंगे तो इसके भी वाष्पन और द्रवण की प्रक्रिया एक अवस्था में बराबर होगी और वही अवस्था में इसका वाष्प दाब होगा। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम मान लेते हैं PO है। ठीक है, एक विलयन बना रहे हैं और विलयन के 3 कंडीशन बनाने के लिए, पहला जो हमारा विलेय पदार्थ होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि जो विलयन बने ये विलयन किस कंडीशन में होना चाहिए, द्रवीय अवस्था में होना चाहिए, लिक्विड अवस्था में होना चाहिए। एंड तीसरा जो है आपका वो है तन विलयन होना चाहिए। जो आपका विलयन हो ये कैसा होना चाहिए, तन होना चाहिए। ठीक है, ये 3 रूप को फॉलो करते हुए हम एक विलयन बना रहे हैं। तो विलयन बनाने के लिए पहले स्टेज पे हमने क्या किया कि एक शुद्ध विलायक लिए और शुद्ध विलायक किस स्टेज में है, द्रवीय अवस्था में। अब यहाँ पे अगर ये द्रवीय अवस्था में है तो इस कंडीशन में इसका भी खुद का एक वाष्प दाब होगा। वो वाष्प दाब मान लेते हैं कितना है, PO। ठीक, आपने इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के घोलते ही एक विलयन बन जाएगा। ठीक, और विलयन आपका तनु बनना है, इसके लिए आप विलेय पदार्थ की मात्रा को कम रखेंगे। ठीक, आपने इसमें एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया, तुरंत घोलते ही आपका ये एक विलयन बन गया, ये बन गया विलयन। ठीक, अब यहां जरा देखो, एक तो ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ जरूरी नहीं है कि ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में ही हो। ठीक, अब ये मान लेते हैं कि इसकी जो अवस्था है ठोस अवस्था में, सपोज दैट ठोस अवस्था, एक विलयन बन गया। एक तो ये द्रव की अवस्था में है और दूसरा जो विलयन बनेगा वो द्रव की अवस्था में। क्या यहां इन दोनों के अलावा किसी और की स्टेज, किसी और की अवस्था द्रवीय है? नहीं, किसी और की स्टेज अवस्था जो है वो द्रवीय नहीं। तो भाई विलयन का खुद का भी एक वाष्प दाब होगा, विलयन का खुद का एक वाष्प दाब होगा और वो वाष्प दाब मान लेते हैं PS। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PO और जो विलयन है इसका वाष्प दाब PS। अब यहां एक छोटा सा प्रश्न दिमाग में जरूर उठना चाहिए कि भाई शुद्ध विलायक, जो विलायक होता है उसी के आधार पर ही तो विलयन लिक्विड फॉर्म में होगा। मेरे कहने का ये मतलब है विलयन का द्रव की अवस्था में आना तभी संभव है जब आपका विलायक द्रव की अवस्था में है ना। अब विलायक का खुद का एक अपना वाष्प दाब है, तो यहां विलयन का वाष्प दाब अलग क्यों हो जाएगा? अलग होने का रीजन ये है कि इसमें आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, बात समझ में। और अणुसंख्यक गुणधर्म में अभी मैंने बताया कि अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो भाई विलेय के जितने अणु होंगे उसी के आधार पर शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा ये परिवर्तित नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बात समझ में? कैसे हो जाएगा, उदाहरण से समझो। मान लो आपने पानी ले लिया, ठीक, शुद्ध पानी, खाली विलायक हो गया। अब इसे आप जब टेम्परेचर देंगे तो कुछ टेम्परेचर पर, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है और उसके बाद इसके द्रवण और वाष्पन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, लेकिन अब इसमें जब आप चीनी घोल देंगे तब जरूरी नहीं है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुरू हो जाए और कुछ देर बाद वाष्पन और द्रवण की प्रक्रिया एक दूसरे के बराबर हो जाए, क्योंकि अब इसमें एक बाहरी पदार्थ आकर के मिल गया है। बात समझ में? ठीक है, तो जब आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो उसके कारण जो विलयन बनता है, विलयन का वाष्प दाब अलग हो जाता है, बदल जाता है। तो दोनों के वाष्प दाब को देख रहे हैं आप, एक तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और दूसरा आपका विलयन का वाष्प दाब। अब जो आपका वाष्प दाब का अवनमन है, इसे जरा देखिए, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन बराबर PO माइनस PS, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और शुद्ध जो हमारा विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब, दोनों का जो अंतर होगा यही अंतर हमारे वाष्प दाब का अवनमन होगा। ठीक, अब इस फॉर्मूले से एक निष्कर्ष निकलता है। वो निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उस विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है। बात समझ में? तो उस विलयन के वाष्प दाब में क्या होता है, कमी आती है, और यही कमी का आना ही
आपका वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। बात समझ रहे? ठीक है। अब इसी वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हमें 2-3 परिभाषाएं और पढ़नी है, तो इसको हम कल पढ़ते हैं और टॉपिक को आप लोग रिपीट करते रहिएगा। जो नहीं समझ में आए आप कमेंट के थ्रू जरूर पूछिएगा।